अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8। मैं सबा हूँ, आपकी साइंस टीचर। आई होप यू ऑल नो दैट बाय नाउ एंड वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में वी प्रीटी मच कवर्ड एवरीथिंग। तो अब हमने क्या करने, आज हमने अपनी रिव्यू एक्सरसाइज जो है उसके आखिरी चंद क्वेश्चंस को सॉल्व करने ताकि हम इस चैप्टर को ख़त्म करके अगले चैप्टर पे प्रोसीड कर सकें। तो आए इसके लिए आगे बढ़ें। इससे पिछले लेक्चर में हम बेसिकली जो आपके क्वेश्चंस थे अप टिल क्वेश्चन नंबर 4 उनको कवर कर चुके थे। तो अब हमने स्टार्ट करना होगा क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तो आए पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन्स सीड्स विल हैव अ बेटर चांस ऑफ जर्मिनेटिंग इफ दे आर डिस्पर्स्ड। तो पहले उन्होंने आपको एक स्टेटमेंट दी है, वो कह रहे हैं कि सीड्स जो है वो बेहतर तरीके से जर्मिनेट करते हैं अगर उनको क्या किया जाए, डिस्पर्स किया जाए। तो उससे रिलेटेड, अब डिस्पर्सल ऑफ सीड्स से रिलेटेड आपके बारे में क्वेश्चंस होंगे। तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज इम्पोर्टेंट, इट्स इम्पोर्टेंट कि आपने जो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स वाला सब टॉपिक है उसका लेक्चर, उसकी जो बुक रिव्यू है वो अच्छे तरीके से पढ़ी हुई हो। लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 1। व्हाट डज डिस्पर्सल मीन? वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है? डिस्पर्सल का मतलब होता है किसी चीज को स्कैटर करना, बिखेर देना। वैसे भी जनरली भी उसकी टर्म का यही मतलब है कि किसी चीज को अलग अलग जगहों पर जाके स्प्रेड करना, उसको बिखेर देने को हम डिस्पर्सल कहते हैं। और यहाँ पर वो आपसे पूछ रहे हैं कि सीड्स के कॉन्टेक्स्ट में डिस्पर्सल का क्या मतलब है। तो सीड्स के हवाले से जो डिस्पर्सल का मतलब होता है वो ये होता है कि सीड को आप बहुत दूर दूर अलग अलग जगहों पे पहुंचा दें और उसके पेरेंट प्लांट से दूर कर दें। किस लिए? ताकि ओवर क्राउडिंग जो है वो ना हो। ओवर क्राउडिंग क्या होती है? एक जगह पर बहुत ज्यादा चीजों का, लोगों का, ऑर्गेनिजम्स का जमा हो जाना। तो अगर आप सीड को डिस्पर्स नहीं करोगे, सीड जो है आसपास ही जो उसका पेरेंट प्लांट है वहीं पर सारे सीड्स गिर जाएंगे, तो वहीं पर सारे नए प्लांट्स उगेंगे और वो सब कम्पीट करेंगे एयर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, पानी के लिए, और उनमें से कई ज्यादा जो है वो जाया हो जाएंगे। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट, उस चीज से बचने के लिए क्या होते हैं, सीड्स के डिस्पर्सल होते हैं। आइए इसको डिफाइन भी कर लें। Over here we've also defined dispersal. So dispersal means to spread or scatter seeds in far off places to avoid overcrowding. इसका क्या मतलब है? वही बात कि जो ओवरक्राउडिंग है उससे बचाने के लिए जब आप सीड को स्कैटर करते हो, बिखेरते हो, तो वो क्या होता है, वो डिस्पर्सल होता है। यहाँ पे आप ये इन्फॉर्मेशन, ये एलिमेंट भी ऐड कर सकते हो कि उसके पेरेंट प्लांट से उसको दूर किया जाता है ताकि वो जो अपने पेरेंट प्लांट है जिससे वो सीड आया है वहीं पर ढेर सारे प्लांट्स जो हैं वो ग्रो ना होना शुरू हो जाए, बल्कि डिफरेंट जगहों पे वो प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर पाएं। आगे देखते हैं अब जो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है, दैट इज डिस्क्राइब 3 मेथड्स ऑफ सीड डिस्पर्सल। आपने 3 तरीके बताने हैं जिससे सीड डिस्पर्स होता है। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या किया, आपने डिफाइन किया कि डिस्पर्सल होता क्या है। दूसरे पार्ट में आपने बताने कि किन किन तरीकों से डिस्पर्स किया जाता है। ब्रीफली यहाँ पर 3 चीजें लिखी हुई हैं। द 3 ways आर wind, animals and bursting of pods। बिल्कुल मैंने इनके सिर्फ नाम बताए हुए हैं, बट दैट्स नॉट हाउ यू विल राइट इट। हाउ विल यू राइट इट, आप एक्सप्लेन करोगे। सबसे पहले तरीका होता है हवा जैसे, ठीक है। तो हवा जो है वो करती है सीड्स को डिस्पर्स। वो सीड्स जो होते हैं उनके ऊपर इसी तरह विंग लाइक फेदर्स होते हैं, बहुत लाइट होते हैं ताकि वो आसानी से हवा के साथ कैरी हो सकें, और वो जो है फिर हवा उनको कैरी कर लेती है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। What is this? This is wind dispersal। इसकी जो सीड्स होते हैं वो पैराशूट्स की तरह लैंड करते हैं डिफरेंट जगहों पर जाकर। आगे देखिए एनिमल्स। एनिमल्स किस तरह के सीड्स को डिस्पर्स करते हैं? तो अलग अलग तरीकों से एनिमल्स जो है वो कई तरीकों से डिस्पर्स करते हैं। आप उनके डिफरेंट तरीके मेंशन कर सकते हो। पहला तरीका तो ये होता है कि एनिमल्स की बॉडी के साथ जो सीड्स हैं वो स्टिक कर जाते हैं, हुक्स की तरह उनकी बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं, और जब एनिमल्स मूव अराउंड करते हैं तो वो कहीं पर गिर जाते हैं और वहां डिस्पर्स हो जाते हैं। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका यह है कि एनिमल्स जो है वो सीड्स को खा लेते हैं, और जब सीड्स डाइजेस्ट नहीं होते और वैसे ही वापस एक्सक्रीट हो जाते हैं, तो जहां पर वो निकलते हैं, जहां पर वो एक्सक्रीट होते हैं, वहां पर नया प्लांट जो है वो ग्रो कर पाने के लिए रेडी होता है। उसके बाद तीसरा तरीका ये होता है कि जो स्क्विरल्स जैसे एनिमल्स होते हैं, हैमस्टर्स जैसे एनिमल्स होते हैं, वो जो है सीड्स को पकड़ते हैं, खेल कूद में उनको कहीं छुपा देते हैं, जैसे नट्स के सीड्स होते हैं, एंड देन वो भूल जाते हैं कि उन्हें कहाँ रखे थे, एंड दैट इज वाई वहां पर जो है प्लांट उन सीड्स से ग्रो कर पाता है। So these are some different ways in which animals disperse seed। और थर्ड है bursting of pods। bursting of pods जो है वो pea plants यानी जो मटर होते हैं उनके लिए, बीन्स के लिए रेलेवेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जो पॉड है वो खुद ही बर्स्ट हो जाता है, ड्राई हो जाता है कुछ अरसे बाद और खुद ही से खुल जाता है और दूर दूर जाके सीड्स जो है वो गिर जाते हैं उससे। तो ये तीसरा तरीका हो गया। आपने डिस्पर्सल को डिफाइन किया और आपने 3 तरीके बताए कि वो हवा के जरिए, जानवरों के जरिए और पॉड्स के बर्स्ट होने से यानी खुल जाने से स्प्रेड हो सकते हैं, डिस्पर्स हो सकते हैं। अब देखते हैं पार्ट 3 को।
ड्रॉ एंड लेबल अ ब्रॉड बीन सीड कट इन हाफ। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने एक पूरा का पूरा बीन सीड जो है उसको ड्रॉ करना है और उसको लेबल करना है एंड यू हैव टू शो इट कट इन हाफ। इसके लिए आप इमेज से रेफर करें जो आप साथ देख रहे हैं। इफ यू डोंट वांट टू यूज दिस, देयर इज आल्सो एन इमेज इन योर टेक्स्ट बुक, देयर इज आल्सो एन इमेज इन माय प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने बात की थी इस बीन सीड के बारे में। लुकिंग एट द डायग्राम यू कैन सी कि एक एम्ब्रियो है, एक टेस्ला है जो बेसिकली सीड कोट है उस सीड का, उसको कवर कर रहा है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। फूड स्टोर्ड है इस सीड के अंदर। सो दीज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस सीड दैट मेक अप द एंटायर सीड। तो ये एक बीन सीड का डायग्राम है, आप इसको यूज कर सकते हो टू ड्रॉ सिमिलर वन ऑन योर नोटबुक जिसमें आप ये डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करोगे और इससे पता चलेगा कि आपको काफी समझ आया है कि सीड का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होता है एंड हाउ इट इज एबल टू लुक टू यू पीपल। आफ्टर दैट नाउ वी कैन मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. लेट्स गो एंड सी व्हाट दैट इज. So students, question number 6 is, what are the 3 things that a seed needs to germinate? उसका पहला पार्ट जो है वो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। वो पूछ रहे हैं कि कौन सी 3 चीजें हैं जो चाहिए होती हैं एक सीड को जर्मिनेट करने के लिए। तो वो कौन सी 3 चीजें हैं? वही जो बेसिकली इंसानों को भी यूजुअली चाहिए होती हैं। पानी तो हर लिविंग बीइंग की जरूरत है। ऑक्सीजन एंड अ सूटेबल टेम्परेचर। सूटेबल टेम्परेचर भी चाहिए होता है, वो डिफरेंट प्लांट्स के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। कुछ सीड्स जो है वो बहुत ठंडे से इलाके में ठंडे टेम्परेचर में ग्रो करते हैं, कुछ जो है वो बहुत गर्म हीट वाले इलाके में ग्रो करते हैं। सो इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट्स। लेकिन बात वही आ जाती है कि अगर उनको सूटेबल टेम्परेचर जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिलेगा तो वो जर्मिनेट नहीं करेंगे। और जब तक सीड्स को रिक्वायरमेंट्स नहीं मिलती वो क्या हो जाते हैं, वो डोरमेंट हो जाते हैं, वो बस वेट करते हैं कि कब उनको बेहतर कंडीशंस मिले और वो जर्मिनेट कर सकें। सो क्या 3 चीजें हो गई? पानी, ऑक्सीजन और एक सूटेबल टेम्परेचर। दूसरा पार्ट है डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस व्हेन अ सीड जर्मिनेट्स। जब एक सीड जर्मिनेट करता है फाइनली तब क्या होता है और आपने किस तरह बताना है? स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 तीनों को अलग अलग आपने कैटेगराइज करना है। तो इसके लिए इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम अबाउट टू टेल यू, आपके पास एक पूरा लेक्चर है, उसमें सीड जर्मिनेशन के ऊपर ही सारी बात हुई हुई है। यू कैन गो बैक टू दैट, उसको देखें और इस क्वेश्चन को डिटेल में आंसर करें। मैं आपके लिए एक दफा फिर से इसको इंडिकेट कर देती हूँ, आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि किस तरह से होता है। स्टेज 1 क्या होती है? स्टेज 1 होती है जब फाइनली एक एम्ब्रियो जो है सीड से ग्रो करना शुरू करता है। उसके अंदर क्या होता है, उससे जो फूड स्टोर्ड है उस सीड के अंदर वो इस्तेमाल होता है और एम्ब्रियो ग्रो करता है एक रूट की तरफ डाउनवर्ड्स। तो एक छोटी सी रूट जो है वो ग्रो करती है, उसको पानी चाहिए होता है, जैसे ही उसको पानी मिलता है वो फौरन जर्मिनेट करके एक रूट एम्ब्रियो जो है वो निकल आती है उसमें से। स्टेज 2 में क्या होता है, यही रूट जो है ये और ग्रो करती है, फर्दर नीचे जाती है, इट ग्रोज फर्दर एंड इट ग्रोज रूट हेयर। तो उस पर और रूट हेयर आना शुरू हो जाते हैं और वो ज्यादा पानी को अब्जॉर्ब करते हैं। ज्यादा पानी और ज्यादा ऑक्सीजन को जब वो न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से अब्जॉर्ब करते हैं तो इस सीड के अंदर और ज्यादा एनर्जी आ जाती है और ज्यादा पावर आ जाती है। और फिर थर्ड स्टेज में क्या होता है कि एक अपवर्ड शूट जो है वो ग्रो करना शुरू कर देती है। तो फिर ऊपर वाले हिस्से में भी एक शूट ग्रो करती है, पहले स्टेम होती है, फिर वो ग्राउंड से बाहर जाती है, उस पर लीव्स आ जाते हैं और वो लीव्स जो है वो फिर फोटोसिंथेसिस करती हैं और प्लांट का खाना खुद से बनाना शुरू कर देते हैं। बिफोर द शूट जब तक रूट्स बन रही होती हैं तब तक सिर्फ और सिर्फ सीड की स्टोर्ड एनर्जी जो है वो इस्तेमाल हो रही होती है। स्टोर्ड एनर्जी से ही उनके अंदर एनर्जी आती है कि वो रूट है ग्रो करें, रूट्स ग्रो करें। आफ्टर द लीव्स ग्रो, जब ये सारी स्टोर्ड एनर्जी जो है वो इस्तेमाल हो जाती है और लीव्स जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं तो फिर लीव्स खाना जो है वो खुद बना लेते हैं। सो दिस इज हाउ जर्मिनेशन अकर्स। इन प्रोसेसेस को आप एक एक करके एक्सप्लेन करें एंड आई एम अगेन सजेस्टिंग कि आप क्या करें, आप जाएं वापस जर्मिनेशन वाले लेक्चर पे जाएं और उससे देखिए इसको आप प्रॉपर्ली आंसर करें। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6 का ही पार्ट 3 है, Where does the growing embryo get its energy from? तो I just answered this very question। इसी क्वेश्चन को अभी मैंने आंसर किया था कि एनर्जी जो है वो कहाँ से आ रही है। एम्ब्रियो जब ग्रो कर रहा है सीड का तो उसके अंदर एनर्जी कहाँ से आ रही है? वो आ रही है स्टोर्ड फूड इन दिस सीड से। तो जो फूड जो है स्टोर्ड है उस सीड के अंदर वही एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए। और वो पहले से ओवरी से जब आप फॉर्म कर रहे होते हो उसको, ओवरी के अंदर जब फर्टिलाइजेशन हो रही होती है तब वो एनर्जी जो है उसके अंदर प्रोड्यूस हुई हुई होती है और फिर वो सीड के अंदर जितनी भी स्टोर्ड एनर्जी है वो यूज करके नया प्लांट जो है ग्रो करना शुरू कर देता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय स्टोर्ड फूड इन द सीड। वी कैन नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। राइट इन डिटेल अबाउट क्लोनिंग। अब यहाँ पर आपने एक डिटेल्ड पैसेज लिखना है। इट शुड बी अ गुड 8 to 9 लाइन्स ऑफ व्हाट क्लोनिंग इज। क्लोनिंग के ऊपर हमने बेसिकली बहुत लंबा एक लेक्चर डेडिकेट किया था, उससे आप हेल्प लेंगे और इसको आंसर करेंगे। सबसे पहले आपको डिफाइन करना होगा कि क्लोनिंग होती क्या है।
क्लोनिंग होती है कि when an organism has a genetically identical organism that is called cloning। ये बताने के बाद आप फिर बताएंगे कि दो अलग अलग तरह की क्लोनिंग होती है। एक होती है नेचुरल, जो प्लांट्स हैं हमेशा से सालों से खुद से करते आए हैं, जैसे स्ट्रॉबेरीज, पोटैटोज वगैरह करते हैं कि अपने ही किसी हिस्से से एक नया प्लांट जो है वो ग्रो करवा देते हैं। स्टेम जो है साइड पर जाती है, उससे नए रूट्स ग्रो करते हैं और एक नया प्लांट बन जाता है। पहले ये हो गई नेचुरल क्लोनिंग। उसके बाद आर्टिफिशियल क्लोनिंग के बारे में हमने बताना है कि आर्टिफिशियल क्लोनिंग क्या होती है। वो होती है जब ह्यूमंस जो है किसी प्लांट का कोई हिस्सा काट के उससे नया प्लांट ग्रो करते हैं। इसको हम कहते हैं प्रोपगेशन, और ये जो है बहुत जल्दी जल्दी एक प्लांट की नई किस्म के क्लोन्स जो है उनको बनाने में हेल्प करती है। आफ्टर दैट यू कैन गो ऑन टू डिस्क्राइब प्रोपगेशन एंड कटिंग्स। तो प्रोपगेशन को आप फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हो कि ह्यूमंस जो है जब किसी प्लांट को कट करते हैं उसके जैसे और प्लांट्स बनाने के लिए, इसको हम कहते हैं कि प्रोपगेशन है, और जो नया प्लांट ग्रो करता है वो कटिंग्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जेरेनियम कटिंग्स की, एप्पल ट्री कटिंग्स की एग्जाम्पल हम बार बार इस चैप्टर में लेते रहे हैं। यू कैन ऑल्सो यूज दोस। इस तरह से आप क्लोनिंग को पूरा एक्सप्लेन करेंगे एंड विद दैट you'll be done with question number 7 as well। आगे देखिए, इसका सेकेंड पार्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोपगेशन एंड माइक्रो प्रोपगेशन। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने बताना है कि प्रोपगेशन में और माइक्रो प्रोपगेशन में क्या फर्क है। Refer to the lectures on cloning and micropropagation। तो my first suggestion is कि lectures हैं दोनों पे। क्लोनिंग में आपको प्रोपगेशन के बारे में बताया जा रहा है और फिर एक तो पूरा लेक्चर है माइक्रो प्रोपगेशन और टिश्यू कल्चर के बारे में। उसमें यू विल फाइंड आउट कि माइक्रो प्रोपगेशन क्या होती है। Another source can be your textbook, तो उधर से भी आप हेल्प ले सकते हो। लेकिन फर्क क्या होता है? फर्क बेसिकली ये होता है कि प्रोपगेशन में आप प्लांट का कोई छोटा सा हिस्सा लेते हैं और उससे नया प्लांट बनाते हैं। हाउएवर माइक्रो प्रोपगेशन में आप एक माइक्रोस्कोपिक हिस्सा लेते हैं और उससे नया प्लांट बनाते हैं। सो प्रोपगेशन में आपने बेशक एक स्टेम ली और उसको बस लगा दिया, उससे नया प्लांट ग्रो करेगा। बट माइक्रो प्रोपगेशन में क्या होगा, उसमें आप एक प्लांट का बहुत छोटा सा हिस्सा लेंगे, स्टेम को लेंगे, उसको कई पोर्शंस में कट करेंगे, स्टेरिलाइज करेंगे, अलग कंटेनर में रखेंगे, उसके अंदर ग्रोथ मीडियम होगा, आर्टिफिशियली आप उसको ग्रो करेंगे। तो ये सब कुछ जो है माइक्रो प्रोपगेशन में होगा। इफ यू रेफर टू द लेक्चर्स यू विल बी एबल टू डू दिस रियली वेल। तो आई होप दैट यू विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन डिटेल एंड यू विल राइट इट इन अ गुड वे। इसके साथ आप अपनी पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे, इस चैप्टर को समझ जाएंगे एंड विद दैट और फिर हम जो है मूव ऑन कर सकेंगे चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। हमने आपका जो चैप्टर नंबर 2 है उसको यहाँ पर रैप अप कर दिया है एंड इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिल रहे होंगे विद चैप्टर नंबर 3। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन दैट लेक्चर एंड अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।